गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग काफी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। थोड़ा लंबा भी है और लेकिन पूरा समझने के बाद आप लोग इसे वाकई एंजॉय करेंगे। परफेक्ट गैस के लिए है ये आर्टिकल भी। परफेक्ट गैस के मॉलिक्यूल अगर किसी कंटेनर में रखे जाएं तो वो कितना प्रेशर लगाते होंगे कंटेनर की दीवारों पर, और ये प्रेशर क्यों लगाते होंगे हम इस पे बात करते हैं। और ये प्रेशर कितना होगा न्यूमेरिकली, तो हम दो तीन चीजों पे बातचीत करेंगे आज। पहला है कंसेप्ट ऑफ गैस प्रेशर। ये जो कंसेप्ट आया कि गैस का जो प्रेशर होता है वो कैसे होता होगा, पहले इस पे बात करते हैं। तो मैं इधर आपको थोड़ा समझाता हूँ। परफेक्ट गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, नॉर्मली रियल गैस के भी काफी हद तक ऐसा ही होता है बच्चों। माना इसका टेम्परेचर T केल्विन है सिस्टम का, तो हर गैस मॉलिक्यूल का होगा, हम ये मान के चलते हैं। गैस मॉलिक्यूल परपेचुअल मोशन में होते हैं, मतलब सदाबहार गति में, हर समय इनके आराम करने जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, और हर तरफ मूव करेंगे, हर पॉसिबल डायरेक्शन में। तो जब ये मूव करेंगे तो बेसिकली जो पार्टिकल होता है बच्चों, उसके पास मास होता है, तभी वो पार्टिकल माना जाता है। और जब वो किसी वेलोसिटी से टकराता है दीवार से तो मोमेंटम ट्रांसफर होगा। और ये कोलिजन हमने एज्यूम्शन में भी लिए थे पिछले लेक्चर में कि ये इलास्टिक कोलिजन होते हैं। तो अगर जितना जाते समय मोमेंटम होगा उसकी वेलोसिटी, उसमें लॉस नहीं होगा, वापसी में भी वही होगा। तो ये लगातार जो टकराते रहते हैं मॉलिक्यूल, इसकी वजह से दीवारों को धक्का लगेगा, आप समझ रहे होंगे। और वो धक्का मतलब फोर्स, और वो फोर्स अगर यूनिट एरिया में आप ले लें तो वही क्या हो जाएगा, प्रेशर। तो आखिर प्रेशर क्यों होता होगा, गैस का प्रेशर का वजह क्या है, मॉलिक्यूल्स का कंटिन्यूअस मोशन। और ये बहुत छोटे हैं, हम ये नहीं मानेंगे कि ज्यादा नीचे को ज्यादा आ रहे हैं और ऊपर को कम जा रहे हैं। आप ये मानेंगे कि हर डायरेक्शन में बराबर बराबर कोलिजन औसतन हो रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स के कोलिजन दो तरह के हो रहे हैं। एक तो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे होंगे, टक्कर है तो आपस में भी होंगे। आप कहेंगे आपस में होना जरूरी है क्या? हाँ बच्चों, नॉर्मली अगर मैं 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का अगर कोई कंटेनर ले लूं, आप समझिए बहुत छोटा होगा, तो इसमें भी नॉर्मल प्रेशर पर लगभग इतने मॉलिक्यूल होते हैं। नॉर्मल प्रेशर पर जो हमारे कमरे में हवा भरी हुई है, अभी नॉर्मल है, तो लगभग इतने होते हैं मॉलिक्यूल। अगर ये संख्या, अब आप समझ रहे होंगे, इतने 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर इतने लगभग हैं, तो क्या वो आपस में नहीं टकराएंगे? तो उनकी टक्कर आपस में भी होगी, लेकिन आपस में जो टक्कर होगी हमें उससे मतलब नहीं है। हमें तो तब महसूस होगा जब ये दीवारों पे धक्का लगेगा। तो जो कंटेनर के साथ, कंटेनर की जो वॉल्स हैं उनके साथ टक्कर होती है, उसकी वजह से किसी गैस का प्रेशर मेजर किया जाता है। अब आप एक बात समझिएगा, अगर मैंने इसको थोड़ा गर्म कर दिया, मान लेते हैं चूल्हे में रख दिया ऐसा, तो इसको एनर्जी मिलेगी। तो गैस मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है तो वो और तेजी से मूव करना शुरू करेंगे। तेजी से मूव करेंगे तो और तेजी से दीवारों पे भी टक्कर मारेंगे, तो मतलब दीवारों पर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो कोई सिलेंडर या कोई बहुत ज्यादा गर्म होने पे ब्लास्ट कब होता है, आप समझिए। मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी हो जाती है कि सब मिलकर दीवार पे इतना प्रेशर कर देते हैं कि दीवार को तोड़ डालते हैं। तो ये एनर्जी का लेवल समझना जरूरी है। ये प्रेशर कुकर में भी यही होता है बच्चों, कि अगर आप प्रेशर कुकर जो हम खाना बनाते हैं, वो प्रेशर अगर रिलीज नहीं हुआ तो मॉलिक्यूल आपको लगते कम एनर्जी के हैं, लेकिन सब मिलके पूरा ब्लास्ट कर देंगे।
और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, वो इतना पावरफुल होता है। तो हमें अभी ये तो डिसास्ट्रस हुआ, हमें एक सामान्य बर्तन में मॉलिक्यूल रखे हुए हैं एक नॉर्मल टेम्परेचर पर। तो पहले मैंने ये समझाने की कोशिश की कि गैस जिसमें रखी होती है उस बर्तन में प्रेशर का क्या मतलब है। अब आप समझिए होंगे कि बलून को जब हम फुलाते हैं, हवा भरते हैं, हवा तो भर गई, अगर सारे मॉलिक्यूल अंदर जाके बैठ जाते तो ये बलून लगातार फूला रहता क्या? सोचिए, ये अंदर से टक्कर मारते जा रहे हैं दीवार पे, अब बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको टक्कर दे रहे हैं, और जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश है तो वहां पर बलून नॉर्मल उसमें फूला हुआ हवा में तैर रहा है। तो आपनो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि यस सर। किसी भी बर्तन में जब आप गैस भरते हैं तो गैस में प्रेशर क्यों होता है? गैस मॉलिक्यूल के मोशन की वजह से। चलिए अब इस बात को ऐसा करते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं और फिर इसके लिए एक्सप्रेशन भी डिराइव करते हैं। When we put perfect gas in a container, when we put perfect gas in a container, gas molecules continuously move in all possible directions with all possible velocities. Generally, at NTP, normal temperature and pressure, 1 centimeter cube contains 10 to the power 19 molecules. ये हैरानी करने वाला बात लगती है, इसलिए मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिख दिया लास्ट। तो इससे क्या होगा कि मॉलिक्यूल आपस में भी टकराएंगे और मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से। सो मॉलिक्यूल्स रेगुलरली collide with each other as well as with the walls of the container. The walls of the container. All these collisions are elastic. All these collisions are elastic. ये सारे ट्रैक्टर इलास्टिक होती है, तो उसमें किसी तरह का नो लॉस ऑफ वेलोसिटीज या काइनेटिक एनर्जी इस भी लिख सकते थे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है बच्चों, तो मास का लॉस तो होता नहीं। तो वहां भी हम यही समझते कि वेलोसिटी में लॉस ना हो जाए कहीं, तो वो नहीं होता। स्पीड में मतलब मैग्नीट्यूड के सेंस में कहें तो ऐसा कोई लॉस नहीं होता है। तो कोई भी जब पार्टिकल होता है और वो मोशन में होता है तो उसका हमेशा मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। सिंस मूविंग पार्टिकल moving particles have momentum
which gets transferred on collision. Also, we know that मैकेनिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है that the rate of change of momentum, rate of change of momentum क्या होता है? Rate of change of momentum is force. Thus, we can calculate अरे भाई ये देखो ना, F इक्वल टू एम ए पढ़ा था, तो m तो ठीक है, dv यस सर। सकते हो, एक्सेलरेशन को, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो मास तो कांस्टेंट है, वो डेरिवेटिव साइन के अंदर भी चले जाएगा, तो ये क्या है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt। डेरिवेटिव का मतलब बच्चों होता ही रेट ऑफ चेंज है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, यही लिखा हुआ है मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, thus we can calculate the force exerted by gas molecules on the walls of container। तो ये बेसिक आपको लॉजिक समझ में आया कि आखिर हम क्यों निकाल रहे हैं ये सब। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि बच्चों गैस मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, उससे हमें लेना देना नहीं है, अभी हमारा ध्यान केवल वो वाले मोमेंटम ट्रांसफर पे है जो दीवारों के साथ हो रहे हैं, उसी को कैलकुलेट करते हैं। तो अब एक्सप्रेशन निकालते हैं, मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये इधर ठीक है? सर ठीक है मुझे। चलिए ठीक। तो अब हम इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं कि आखिर वो प्रेशर होता कितना है। तो बच्चों उसके लिए एक छोटा सा एक्सप्रेशन बना लेते हैं, एक डेरिवेशन जैसा। ये कंटेनर मान लेते हैं हम लोग, ट्यूब कंटेनर है, साइड सब बराबर रखिएगा, कुछ मान लेंगे लंबाई एल या ए जो भी मानना है। ये आपके पास ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ऊपर को वाई एक्सिस मान लेते हैं, फिर इधर को जेड एक्सिस मान लेते हैं। ये तीन एक्स वाई जेड एक्सिस हो गई, ठीक है। इसी साइड को एल मान लेते हैं, तो हर एक साइड एल हो जाएगी, एल ए भी है, एल ए भी है और एल ए, तो एल क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा कंटेनर। तो मैंने कुछ चीजें मैकेनिक्स में जब प्रोजेक्टाइल मतलब पढ़ाया था 2 डायमेंशन में, तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें मैं बताता हूँ थोड़ा सा, ताकि 3D में आपको दिक्कत ना हो। बच्चों ऐसे पढ़ाता था मैं, आप लोगों को अगर याद हो तो, वेलोसिटी अगर कहीं पर है v, तो वह ऐसे होगा i उसका x कंपोनेंट प्लस j उसका y कंपोनेंट, याद है? और अगर यस सर। इसका मॉड ले लें, तो मॉड का मतलब होता था vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। आप उसको खाली मॉड बिना एरो के लिख देंगे तो मॉड ही समझ लिया जाएगा।
ऐसा याद है बच्चों? तो ये हमें 3D में भी मदद करेगा। अब क्योंकि गैस मॉलिक्यूल मान लो ऐसे चल रहा है, कहीं को जा रहा है, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, हम उसे C1 नाम दे देते हैं ऐसे। तो जो बेसिकली C1 होगा, ठीक है, तो ये 2D की तरह 3D पर भी आप ये मान लीजिए, ऐसे मान लेते हैं IU1 प्लस JV1 प्लस KW1, हम ऐसा ले लेंगे। तो अब अगर खाली C1 कहेंगे तो कितना हो जाएगा फिर वो, इसका मतलब मॉड ले लिया, तो U1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस W1 स्क्वायर, ये दोनों साइड स्क्वायर कर ले तो C1 स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये समझाना और है या ये समझ में आ चुका है कि ऐसा हो सकता है? अभी नोट नहीं ये करना समझ है, में आ गया। ये अभी नोट नहीं करना है, मतलब ये बीच यस में सर। आएगा, मैंने सोचा मैं पहले बता दूं। क्लियर है ना? यस सर। हाँ, तो एक्सप्रेशन हेडिंग डालिएगा। अब हम स्टेप प्रेशर का एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। लेट अस कंसीडर a cubical container with sides L। अब जब क्यूबिकल बोला तो हर एक साइड L ही होगी, उसमें कहने जैसा कुछ नहीं है। A cubical with side L, comma, filled with perfect gas, with perfect gas at T Kelvin। कोई टेम्परेचर तो लेना ही है, तो हमने ये ले लिया। तो जो वॉल्यूम होगा कंटेनर का वो कितना हो जाएगा? अरे भाई L एक साइड है, क्यूब है, तो वॉल्यूम कितना होगा? हेलो, चलो छोड़ो, L क्यूब। आप ऐसा करते हैं, एक गैस मॉलिक्यूल का मास हम m मान लेते हैं। लेट मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल be m and n with the total number of गैस मॉलिक्यूल्स, सभी आइडेंटिकल मानते हैं हम लोग परफेक्ट गैस में, इन द कंटेनर। तो कंटेनर के अंदर हमने मान लिया, तो कंटेनर के अंदर जो गैस होगी उसका टोटल मास कितना होगा? n इंटू m। भाई एक मॉलिक्यूल का मास m है और n मॉलिक्यूल है, तो सभी का मास एक जैसे ही होगा, आइडेंटिकल। सो मास ऑफ द गैस इन कंटेनर, तो वो m इंटू n, आप इसे कैपिटल M भी मान लीजिए, बाद में यूज कर लेंगे। भाई याद रखना है कि अच्छा ये ठीक है ना इतना। एक गैस मॉलिक्यूल को लेते हैं जिसकी वेलोसिटी c1। लेट अस टेक एन आर्बिट्ररी, कोई भी मतलब गैस मॉलिक्यूल with velocity c1। so c1 एज ऐसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो I टाइम्स u1 प्लस j टाइम्स v1 प्लस k टाइम्स
W1, और अगर आप मॉड लेके स्क्वायर कर देंगे तो C1 स्क्वायर इक्वल टू U1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस W1 स्क्वायर, इक्वेशन 1 कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर U1 क्या है, U1 V1 W1 क्या है? वेलोसिटी के कंपोनेंट x एक्सिस चलन, y एक्सिस चलन और z एक्सिस चलन। चलिए लिख देते हैं, हियर U1, V1, W1 are velocity components, are velocity components along x, y, z axes respectively। तो हमारे पास UVW हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक्स में सोच रहा हूँ बच्चों, डायग्राम पे देखिएगा कि मैं एक्स वाली दीवार पे वो टकराने आएगा ऐसे मास पार्टिकल, तो उसका जो मोमेंटम होगा वो m इंटू U1 होगा। एक्स एक्सिस along वेलोसिटी U1 है, और V1 W1 का रोल यहाँ पर नहीं होगा, वो y एक्सिस और z एक्सिस चलो। तो एक गैस मॉलिक्यूल जब टकरा रहा है तो अब आप यहाँ पर कर सकते हैं, when a molecule collides with phase, ऐसा करते हैं, इस फेस का कुछ नाम रख देते हैं। देखिए ये A, B, C और D ऐसे नाम, विद फेस ABCD, मोमेंटम कितना होगा m इंटू U1, ठीक है। कोलिजन इलास्टिक है तो उसी स्पीड से वापस भी लौटेगा, लॉस नहीं होगा स्पीड में, एज ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक, particle will return with velocity, किस वेलोसिटी से रिटर्न हो जाएगा, -U1, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर U1 से टकराने आया दीवार पे तो -U1 जाएगा, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों, -m इंटू U1। इनिशियल मोमेंटम m इंटू U1, फाइनल मोमेंटम -m इंटू U। तो चेंज इन मोमेंटम, सो चेंज इन मोमेंटम अगर आप करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना, तो माइनस दिस फाइनल माइनस इनिशियल, तो -2m इंटू U1, ये चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। अभी ये 8 मॉलिक्यूल है एक्स एक्सिस चलो, अब इसे देखिए प्लीज, यहाँ पर एक टक्कर हुई, प्लीज यहाँ इस फेस पे दीजिए, यहाँ पर एक टक्कर हुई, पार्टिकल वापस दिया, इस पर टक्कर हुई, और यहाँ से फिर क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है फिर वापस आया, फिर यहाँ पर अगली टक्कर हुई। इस दौरान हम औरों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो समझिए एबीसीडी फेस पर टक्कर होने के बाद एबीसीडी पर दोबारा टक्कर होने से पहले ये मॉलिक्यूल कितनी दूरी तय कर चुका है, 12। ठीक है ना, तो इस बात को समझते हैं कि ये
अगली टक्कर से पहले 12 दूरी तय कर चुका हूँ। तो हम इस बात को लिखते हैं, नाउ दिस molecule will collide with opposite phase, collide with opposite phase, and again with phase ABCD. उसके बाद फिर दोबारा ABCD से टकराएगा, ठीक है। तो दोबारा ABCD पे टकराने पे आप कह सकते हैं, before colliding again with phase ABCD, molecule will travel 12 distance, L जाते समय, L वापस आते समय। बच्चों, जब हम एक मॉलिक्यूल पे फोकस कर रहे हैं तो हम बाकियों को इग्नोर कर रहे हैं, होंगे तो वो भी, हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, एक ही पे फोकस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये सब आइडियल कंसेप्ट है, परफेक्ट गैस है, ऐसा ले रहे हैं। हकीकत में इतने मॉलिक्यूल होंगे कि सीधे जाना आना संभव होगा ही नहीं। तो 12 डिस्टेंस हो गई, मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा। तो फिर समय कितना लगेगा, दो कोलिजन के बीच कितना समय लगा? समय जैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस 12 है और एक्स एक्सिस में वेलोसिटी u1 है। तो आप इसे लिखेंगे नीचे, लास्ट यहीं पर लिख लेते हैं इस लाइन को। सो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, सो टाइम बिटवीन two successive collisions on face ABCD। हम केवल इस फेस को फोकस कर रहे हैं। तो भाई टाइम निकालना है, बेसिक फॉर्मूला होता है, समय निकालना है तो डिस्टेंस हो गई 12 और एक्स एक्सिस में वेलोसिटी हो गई u1, तो 12 अपॉन u1 समय हो गया। चलिए ठीक है, तो इसको अब आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट पेज पर। अच्छा ठीक हो गया। तो 8 सेकंड में कितने कोलिजन होंगे? ये तो इतने समय में 8 हुआ ना, ये देखिए ना, 12 अपॉन u1 टाइम में 8 कोलिजन हुआ ना इस फेस पर। मैं ऐसे लेता हूं, सिंस in 12 upon u1 time there is one collision, on face ABCD by this molecule। हम एक मॉलिक्यूल को पकड़ रखा है, उसी को जा रहे हैं। तो 8 सेकंड में कितने, ये टाइम का मतलब यहाँ सेकंड से ही था, इतने सेकंड में 8 कोलिजन होता है, तो 8 सेकंड में कितना होगा? सो नंबर ऑफ कोलिजन्स per second by this molecule on face ABCD कितना होगा? u1 अपॉन 12, 1 अपॉन हो जाएगा ना। सोचिएगा भाई, इतने समय में 8 कोलिजन हो रहा है तो 8 सेकंड में कितना होगा? तो 1 अपॉन 12 अपॉन u1, तो सीधे लिख दो मैं u1 अपॉन 12। तो 8 सेकंड में
इतने कोलिजन हो रहे हैं, और 8 सेकंड में जब 8 कोलिजन हो रहा था तो मोमेंटम चेंज कितना था बच्चों? ये देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है ऊपर साइड में, अभी पीछे निकाला था। जब 8 कोलिजन हो रहा था तो कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है? -2m(u1). ध्यान से सुनिए, 8 कोलिजन में इतना मोमेंटम चेंज हो रहा है और 8 सेकंड में इतने कोलिजन है, तो 8 सेकंड में टोटल मोमेंटम चेंज कितना हुआ? सो चेंज इन मोमेंटम on face ABCD by this molecule। अभी एक ही मॉलिक्यूल पकड़ रखा है, उसी की वजह से इस मॉलिक्यूल का 8 टक्कर में इतना मोमेंटम चेंज था और 8 सेकंड में इतने कोलिजन हो रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? -m(u1)² अपॉन 2 से 2 कैंसिल l। इतना मोमेंटम हो रहा है, ठीक है ना? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है? फोर्स लिख लीजिए, बाय न्यूटोनियन फिजिक्स, बाय न्यूटोनियन फिजिक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट मतलब 8 सेकंड में ही होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। तो फिर मॉलिक्यूल पर कितना फोर्स लगा होगा? ये फोर्स है, मतलब दिस इंप्लाइज फोर्स exerted by face ABCD on this molecule। तो ये कितना होगा? -m(u1)² अपॉन l। ठीक है। अच्छा, दीवार ने इतना फोर्स अगर मॉलिक्यूल पे लगाया तो न्यूटन थर्ड लॉ से इतना ही फोर्स मॉलिक्यूल दीवार पे लगाएगा। ऑफ एडिशन रिएक्शन। भाई क्या लिखा आपने? लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़िए ना। एबीसीडी फेज इतना लगा रहा है तो फिर मॉलिक्यूल भी इतना ही लगाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो प्लस हो जाएगा। तो लिखिए, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, नहीं थर्ड लॉ कर देते हैं अभी, या ब्रैकेट में बाय एडिशन रिएक्शन। एक्चुअल रूल ये था, बाय एडिशन रिएक्शन ब्रैकेट क्लोज, फोर्स exerted by the molecule, a molecule लगाएगा on the face ABCD। तो ये भी उतना ही लगाएगा, -(m(u1)² अपॉन l, मतलब प्लस में m(u1)² अपॉन l। तो इतना धक्का लगा रहा है एक्चुअल में 8 मॉलिक्यूल। अब भाई 8 ही मॉलिक्यूल थोड़ी है, और मॉलिक्यूल भी है, तो दूसरा क्या लगा रहा होगा? ऐसे ही सोचो बच्चों, क्योंकि आइडेंटिकल तो m तो सब में सेम होगा। u1 की जो u2² अपॉन l, mu3² अपॉन l एंड सो ऑन। तो ये बात अब लिख लेते हैं, हमने 8 पे निकाल लिया। सिमिलरली फोर्स exerted by other molecules on the face ABCD will be
mu2 स्क्वायर अपॉन एल कॉमा mu3 स्क्वायर अपॉन एल कॉमा एंड सो ऑन, फुल स्टॉप। ये हो गया। तो फिर सभी मॉलिक्यूल मिलके एबीसीडी फेज पे कितना लगाएंगे? सबकी डायरेक्शन भी एक है तो जोड़ देते हैं। सो टोटल फोर्स लिखिए, सो टोटल फोर्स ऑन द फेस एबीसीडी, हम ऐसा करते हैं इसको एक्स एक्सिस में तो एफ एक्स लिख देते हैं सफिक्स में। तो ये कितना होगा, सब जोड़ो, mu1 स्क्वायर अपॉन एल प्लस mu2 स्क्वायर अपॉन एल प्लस mu3 स्क्वायर अपॉन एल प्लस एंड सो। तो आप m अपॉन एल कॉमन ले सकते हैं बाकी, ठीक है। तो ये m अपॉन एल कॉमन आ गया, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस एंड सो, सभी जो एक्स कंपोनेंट ये एफ एक्स हो गया। आप इसे क्वेश्चन नंबर 2 कर दीजिए, ठीक है। ये फोर्स आ गया, तो प्रेशर निकाले तो एबीसीडी फेस पर प्रेशर, तो फोर्स अपॉन एरिया एबीसीडी ना, एबीसीडी फेस का एरिया कितना होगा बच्चों? देखिए एल स्क्वायर हो जाएगा, फेस एबीसीडी वो तो स्क्वायर की तरह हुआ, तो लिखिए सो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फाइनली हमें प्रेशर निकालना है ना गैस का, फोर्स नहीं निकालना है, तो हम प्रेशर पे काम कर रहे हैं, तो प्रेशर ही निकाल लेते हैं एक पे। सो प्रेशर ऑन द फेस ABCD इक्वल टू, इसको HPX बोल देते हैं, तो ये FX अपॉन एरिया ऑफ ABCD आ जाएगा। तो मतलब FX अपॉन एल स्क्वायर आ जाएगा, तो PX इक्वल टू FX अभी आपने निकाला, पीछे m अपॉन एल था, अब एल स्क्वायर से डिवाइड भी करें तो m अपॉन एल क्यूब हो जाएगा बच्चों, और बाकी ब्रैकेट में u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये मिल जाएगा। ये PX हो गया। तो फिर एक्स एक्सिस वाले जो फेस है उसमें इतना प्रेशर है, तो वाई एक्सिस में क्या होगा ऐसे ही सिमिलरली, अब ज्यादा कुछ नहीं है, हो गया, तो पी वाई इक्वल टू एम अपॉन एल क्यूब ऐसे ही होगा, यू टी जो V1 तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, एंड पीजेड क्या होगा, एम अपॉन एल क्यूब यू वी डब्ल्यू दिया था, W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर प्लस W3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो ये आपके पास PX PY PZ हो गया। लेकिन गैस मॉलिक्यूल हर डायरेक्शन में एक ही स्पीड से चल रहे होंगे औसतन सभी तरफ, तो प्रेशर टोटल बराबर होगा हर वॉल पे, हर फेस पे, बट प्रेशर विल बी सेम on all the faces of container, faces of container, कंटेनर के जितने भी फेस हैं उसमें सब में बराबर होगा, मतलब जितना PX उतना ही PY उतना ही PZ, तो इन तीनों को बराबर करना है, तो एक संख्या ले लो कोई P मान लो, उससे सभी P हैं, तो फिर अगर मैं PX प्लस PY प्लस PZ करूं तो 3P हो जाएगा या नहीं? तो यहां से P कितना हो जाएगा, 1/3 ऑफ PX प्लस PY प्लस PZ।
तो 1/3 तो ठीक है। अच्छा देखिए प्लीज, पी एच आपने ऊपर लिखा है, तो m/l³ बाहर आ जाएगा, सभी में है वो, u1² प्लस u2² प्लस u3² प्लस एंड सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज। फिर दूसरा v1² प्लस v2² प्लस v3² प्लस एंड सो ऑन, प्लस w1² प्लस w2² प्लस w3² प्लस एंड सो ऑन। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, ये आ गया m/3l³ u1² प्लस v1² प्लस w1², एक साथ अगले ब्रैकेट में u2² प्लस v2² प्लस w2² प्लस एंड सो ऑन कर लीजिए ऐसे ही। तो हमने ये पढ़ा था अभी, तो m/3l³, इसको हमने c1² लिखा था, इसको c2², ऐसे c3², और लास्ट भी लिख लेते हैं जो भी था cn², मान लो nth लास्ट मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक तो है नहीं, है तो फाइनाइट ही। तो P हमारे पास ये आ गया। तो अब ऐसा करते हैं, इसमें n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कर दीजिए। तो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं, यहां तक कोई डाउट तो नहीं हो, तो है तो बोलिएगा प्लीज। तो P इक्वल टू, आप करिए, P इक्वल टू m/n/3l³ और ये ब्रैकेट में हो जाएगा c1² प्लस c2² प्लस cn²/n। तो बच्चों देखिए, एक नई चीज मैं जोड़ रहा हूं, CRMS, मतलब RMS का मतलब समझिएगा, RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो एक्चुअली रूट और स्क्वायर एक दूसरे को बैलेंस करते हैं या नहीं? जब कुछ क्वांटिटी प्लस और माइनस होती है तो सबका स्क्वायर कर देते हैं। तो आपके पास जो CRMS होगा, वो देखिए रूट मीन लेना है, तो ये मीन है, ये देखिए प्लीज n से डिवाइड कर रखा है इन सबको जोड़ के। जो 2 क्वांटिटी का मीन लेना है तो 2 से डिवाइड होता है, 3 क्वांटिटी है तो तीनों को जोड़ो, 3 से डिवाइड होता है, तो n क्वांटिटी है तो सबको जोड़ो और n से डिवाइड करो, और हमने हर एक का स्क्वायर कर रखा है अपॉन n, इसको कहते हैं CRMS। तो यहाँ रूट और स्क्वायर एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, बेसिकली ये भी मीन है। तो फिर यहां से अगर आप ये ले लेंगे तो आपको P इक्वल टू कितना मिलेगा, m/n, कैपिटल M लिख सकते हैं अब आप चाहे तो, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का मास m था, तो n मॉलिक्यूल का शुरू में मैंने लिखा रखा है m/n/3, ये V है, l³ क्या है, वॉल्यूम ना, l³ क्या हो जाएगा सोचिए, V, और ये क्या हो जाएगा, CRMS का स्क्वायर। P इक्वल टू 1/3 ऐसे लिखा जा सकता है। भाई CRMS क्या होता है मैंने पहले ये समझाया, और CRMS का यहाँ पर स्क्वायर है, अंडर रूट नहीं है। लेकिन मास अपॉन वॉल्यूम जो V था वो क्या है, l³ की जो ले रखा है वॉल्यूम ना, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम को तो डेंसिटी भी कहते हैं, तो 1/3 रो CRMS स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप इसको, रो फॉर डेंसिटी। तो प्रेशर कितना होता है किसी कंटेनर में जब गैस रखी होती है, तो इससे निकाला जा सकता है। अच्छा, थोड़ा सा इसको हम लोग
8 थोड़ा सा और बदल सकते हैं। हम लोग प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन भी निकाल सकते हैं। हम हेडिंग डाल देते हैं, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। तो छोटा सा एक्सप्रेशन है यहीं पर। तो प्रेशर यहाँ एनर्जी की फॉर्म में भी निकलता है। देखिए E इक्वल टू हुआ हाफ रो इंटू CRMS स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर पढ़ते हैं आप, तो यहाँ मास की जो डेंसिटी ले लिया तो यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम। भाई यूनिट वॉल्यूम लोगे तो डेंसिटी बोल सकते हो या नहीं? ऑफ गैस। तो फिर प्रेशर को मैंने क्या लिखा था? देखिए 1/3 रो CRMS स्क्वायर लिखा था ना। तो वहां से हम ऐसे करते हैं, CRMS की वैल्यू रख देते हैं। तो 1/3 रो तो ठीक है, CRMS स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2E/रो। तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ऐसे भी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का 2/3 होता है प्रेशर। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है कि एनर्जी पता लग जाए तो भी प्रेशर पता लग सकता है। एनर्जी पता हो तो भी प्रेशर पता लग सकता है, डेंसिटी पता हो तो भी पता लग सकता है, और मास और वॉल्यूम पता हो तो भी पता लग सकता है। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब इसी के बेस पर कुछ नए एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। अभी इतना ही कर लेते हैं, और 7:30 बजे हम दोबारा जुड़ते हैं। थैंक यू।